अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाज़रीन, कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं इस वक्त तक की जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी होगी सानिया मुरीद के को 123 दिन आज कंप्लीट हो चुके हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, टीएलपी कारकुनान के नाम 4th शेड्यूल से निकाले जा चुके हैं कुछ के, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे मौलवियों को जो 25,000 एजाज़िया देने का ऐलान किया था, अब सुनने में आ रहा है कि वो एजाज़िया बंद होने जा रहा है। लबैक कारकुनान की रिहाइयाँ, दोबारा गिरफ्तारियाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ डीएसपी मोतल। और आखिर में अगर टाइम बच गया तो वकील एहसान अली आरफ साहब ने जो कल अलहदगी अख्तियार की है मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन केस से, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि यह हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सानिया मुरीद के को 123 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी शोधा को इंसाफ नहीं मिला, किसी भी कारकुन जो ज़ख्मी थे उनको इंसाफ नहीं मिला। ये जो 4 महीने ये गुजरे हैं, ये तहरीक लबैक के कारकुनों के ऊपर जुल्म के पहाड़ बनकर गुजरे हैं, क्योंकि इन 4 महीनों में जितने भी कारकुनान थे जो कि गवर्नमेंट को नज़र आए, जो सानिया मुरीद के में थे या नहीं थे, उन सब के घरों पर छापे मारे गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनके घरों में तोड़ फोड़ की गई, उनके कारोबार तबाह किए गए। इसके अलावा उनके घरों से पुलिस ने चोरियां की, डकैतियां की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ कारकुनान को रिहा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुतालबात थे सानिया मुरीद के फ़ौरन बाद कि हमें शोधा की लिस्टें दी जाएं, ज़ख्मियों की लिस्टें दी जाएं, और जो हमारे कारकुनान ज़ख्मी हैं उनका भी बताया जाए, जो जेलों में कैद हैं उनका भी बताया जाए। और सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए सानिया मुरीद के पर, और मुजरिमों का जो है वो पता लगाया जा सके। लेकिन आज दिन तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये सारा कुछ प्रीपेड था, यानी कि हुकूमत ने सोची समझी एक साजिश के तहत ये सारा काम किया था। वो मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ पहले भी कि पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, असल में ये जितना भी जुल्म और जबर और फसायत का ये दौरा चला है, ये सारा सुनने में आ रहा है कि इसके बैक पर जो माइंड है, मास्टर माइंड, वो नवाज शरीफ साहब हैं। और नवाज शरीफ साहब को आप लोगों को पता है कि पिछले इलेक्शन में बुरे तरीके से इनको शिकस्त हुई। पूरे पाकिस्तान में इनकी पार्टी ने सिर्फ 18 सीटें हासिल की, जबकि इमरान खान की पार्टी ने 180 सीटें हासिल की, एक्चुअल फॉर्म 45 पर। तो नवाज शरीफ साहब ने अब अपने इदारों को बताया कि जी मुझे काम करके दिखाएं। 3 मरतबा आप लोगों ने पहले भी मेरी हुकूमत गिराई है, अब मैं आप लोगों के ऊपर एतबार तब ही करूँगा जब आप मुझे काम करके दिखाएंगे। और काम का उन्होंने टास्क दिया कि जी पंजाब में मेरा वोट बैंक आप लोगों ने बनाना है, जो कि ख़राब हो गया है। उसके नतीजे में आप लोगों को पता है कि पहले तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया, उसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर इतना जुल्म और जबर किया गया, इसलिए कि तहरीक लबैक जो वोटर्स हैं, जो कारकुनान हैं, ये अपनी क़यादत से बदज़न हो कि जी इन्होंने हमें निकाला था मुरीद के में, तब ही हम शहीद हुए थे। अगर ये हमें कॉल ना देते तो हम इसमें ज़ख्मी भी ना होते, शहीद भी ना होते। ये एक मुस्लिम लीग का प्लान था कि ये अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ जाएंगे, लेकिन वो बातें भी इनकी दरी की धरी रह गईं। लेकिन किस साल मुख्तसर ये कि नवाज शरीफ सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना चाहता है पंजाब में, इसका और कोई मिशन नहीं है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान थे जिनके नाम 4th शेड्यूल में थे, वो आज आज़ाद हो गए हैं। खुशाब के तमाम कारकुनान जिनके नाम इस पंजाब की फस्ताई और जालिम हुकूमत ने 4th शेड्यूल में डाले थे, उन तमाम कारकुनान को आज मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उनकी रिहाई अमल में आ चुकी है। जो कि खुशाब के लोग थे वो तमाम आज रिहा हो चुके हैं जिनके नाम 4th शेड्यूल में थे। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। आप लोगों को बखूबी पता है
کہ جو مریم نواز نے پیچھے سارے علماء خریدے تھے 25-25 ہزار میں، جبکہ ایسا دور آ گیا ہے کہ اگر آپ قربانی کا بکرا لینے جائیں تو وہ بھی 50 ہزار سے کم میں نہیں ملتا، لیکن اتنے بڑے ہمارے مولوی صاحبان، عالم صاحب جو ہے، جو علماء کرام ہیں، یہ 25-25 ہزار میں اپنا دین بیچ کے بیٹھ گئے اور دین فروشی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور ظالموں کے ہاتھوں میں بیعت کی، اور ظالموں کے جو اقدام تھے ان کے اوپر پردہ پوشی کی، ان کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ جتنے بھی 25-25 ہزار لینے والے یہ مولوی جو تھے، یہ کبھی بھی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو مرید کے میں سانحہ ہوا، ظلم اور جبر ہوا، اس کے اوپر کسی نے بھی آواز بلند نہیں کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آواز بلند کریں اور ہمارے 25 ہزار بند ہو جائیں۔ اور حکومت کا بھی جو پنجاب کا مین مشن تھا وہ بھی یہی تھا کہ ان کو 25-25 ہزار دے کر ان کے منہ بند کیے جائیں تاکہ تحریک لبیک اکیلی ہی میدان میں کھڑی رہے، ان کے حق میں بات کرنے والا کوئی بندہ نہ ہو۔ لیکن حکومت کی یہ پالیسی بھی ناکام رہی۔ اب سننے میں جی آ رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے مولویوں اور علماء کرام کو جو وظیفہ دینے کا اعلان کیا تھا، اب یہ حکومت سنا ہے کہ اس وظیفے والے بیان سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور کوئی بیک گراؤنڈ معاملات چل رہے ہیں کہ ان لوگوں کے وظیفے بند کیے جائیں، ان لوگوں کو وظیفہ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آلریڈی اپنے مشن میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ان مولویوں کا کیا بنے گا جنہوں نے 25-25 ہزار میں اپنا دین بیچ دیا؟ علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا خوب فرمایا تھا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر خوار یوں ہی پھرتے ہیں۔ تو یہ در بدر خوار ہونے والی ہی بات ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ کوئی ایک شعر ہے کہ نہ یعنی کہ 25 ہزار ملے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے آنے جیسے رہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے دین کو یعنی کہ برائے فروخت کر دیا تھا۔ اب دیکھیں ان کا کیا بنتا ہے آگے۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک کارکنان کی رہائی اور دوبارہ پھر ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ پیر سید آصف اللہ شاہ بخاری صاحب کو ریاستی حکومت کا ظلم برداشت کرتے ہوئے 3 ماہ سے زائد دن گزر گئے۔ شاہ صاحب کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے آج، یعنی کہ ایک کیس سے رہا ہوتا ہے دوسرے میں پھر گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ پولیس کا دھندا چل رہا ہے، پولیس کا کام چل رہا ہے، کیونکہ پولیس کو اختیارات ہی ان لوگوں نے اتنے دے دیے ہیں کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اس طرح دھونا ہے کہ تاکہ باقی جو لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ حکومت کے غلط اندازے اور غلط پالیسیاں ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس پارٹی کو زیادہ دبانے کی یہ کوشش کرتے ہیں وہ دوبارہ اس سے ڈبل پاور میں واپس میدان میں آ جاتی ہیں۔ ان لوگوں کو پیپلز پارٹی کا جو ماضی ہے اس سے سبق لینا چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ضیاء الحق نے کتنے ظلم اور جبر کیے، لیکن ضیاء الحق کے مرنے کے بعد وہی پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ناظرین جناب امیر حمزہ صاحب کو تمام کیسز میں 126 دن بعد بری ہونے کے بعد فیصلہ آباد جیل کے باہر اس ظالم پولیس نے دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ اس حکومت کا مشن یہی ہے کہ پولیس کو ایک گلو بٹ ادارہ بنا دو، اور انہوں نے گلو بٹ سے بھی بدتر ادارہ بنا دیا ہے اس پولیس کو۔ اب یہ پولیس جو ہے ایک خوف کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ یہ اب حکومت جو ہے پولیس کو اور عوام کو بالکل آمنے سامنے لا کے کھڑا کرنا چاہتی ہے، اور ملک میں ایک سمجھے ایک افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جو پولیس کے حالات ہیں، لگ نہیں رہا کہ اب عوام صبر کرے گی۔ وہ دور نہیں ہے جب پولیس کسی کو گریبان سے پکڑے گی تو اگلا بھی اس کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا کے نیچے پھینکے گا۔ یہ حالات اب بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ عوام نے باہر نکلنا ہے تو پولیس نے نظر ہی نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے پولیس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہنا چاہیے۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں کارکنان پر تشدد کے خلاف ڈی ایس پی معطل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حکم پر ڈی آئی خان بکر روڈ پر انصاف یوتھ ونگ کے
पुरअमन धरने पर लाठी चार्ज करने वाले, उन लोगों को जख्मी करने वाले, उन लोगों के सर फाड़ने वाले जो कि एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। यानी कि पुलिस इतनी बिगड़ चुकी है कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि एक पुरअमन कारकुनान धरना दे रहे हैं जो कि उनका कानूनी और आईनी हक है, उसके ऊपर इन लोगों ने अंधाधुंध जो डंडे बरसाए। और डीएसपी सिटी आबिद इकबाल को डीपीओ डेरा इस्माइल खान ने मुअत्तल कर दिया है सोहेल आफरीदी के हुक्म पर। अगर इसी तरह का निज़ाम चलता रहे तो फिर जो है इंसाफ कुछ ना कुछ लोगों को मिलता हुआ नज़र आता है। अगर इस डीएसपी को भी कोई मुअत्तल ना करता तो ये एक फ़िरौन बन जाता, यानी कि जिसको जो चीज़ मिल जाती है वो फ़िरौन बन जाता है। समझ नहीं आती कि ये लोग मौत को क्यों भुला बैठे हैं। क्या ये लोग लिखवा के लाए हैं या आब हयात पी के आए हैं कि हम लोगों ने मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना और सदियों तक कब्र में रहना है, सदियों तक इस चीज़ का हिसाब देना है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए। नाज़रीन, अगली शार्ट बात करते हैं कि कल एहसान अली आरफ साहब ने जो मस्जिद रहमतुल आलमीन से अलहदगी अख्तियार की थी, उसके जो अगेंस्ट जो टीम है बुरहान मौज़म टीम, उनका मौक़िफ़ भी आज आ गया है और उन लोगों का यही कहना था कि असल जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उसने हमें ही ये काम सौंपा है, किसी और को नहीं सौंपा। कुछ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वो जो है जो केस लड़ते हैं और उसके बाद आके वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं व्यूज़ लेने के लिए और इसके बैक पर एक अपना बिजनेस चलाते हैं। ये उन वकला टीम ने कहा है कि फ्रंट पर तो वो ये कहते हैं कि जी हम तहरीक लबैक का काम कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में अपना बिजनेस बना रहे होते हैं, लोगों से पैसे ले रहे होते हैं, अपना कारोबार चमका रहे होते हैं। इसलिए तहरीक लबैक मरकज़ ने जो है वो हमें अख्तियार दिया है और हमारे पैनल को ही उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने ही जितने केसेस हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के, वो यानी कि कारकुनान से पैसे नहीं लिए जाएंगे। जो भी पैसे उनकी फ़ीस वगैरह होगी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान अदा करेगा, ना कि कारकुनान अदा करेंगे। इन लोगों के बीच में काफ़ी जो है वो गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं। अब देखें आगे क्या होता है। बहरहाल एहसान अली आरफ साहब ने जो कल व्लॉग में ये बातें की हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बातें इनको यहाँ पर सोशल मीडिया पर करनी चाहिए थी। इससे एक गलत जो है वो बात लोगों तक पहुँचती है और लोग मुतनफ़र होते हैं पार्टी से कि पार्टी के अंदर धड़ाबंदी हो रही है, तो उनको सब्र करना चाहिए था। बहरहाल ये उनका अपना ज़ाती मसला है। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।